नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं परियोजना बजटन विधियाँ, जिसमें आज हम पे बैक मेथड के बारे में जानकारी लेंगे। और यह टॉपिक बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। पूंजी बजटन की विधियाँ। पूंजी प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए हम उन प्रस्तावों पर लाभदायकता का मूल्यांकन करते हैं। पूंजी व्यय प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए किसी भी विधि का प्रयोग किया जाए, वह ऐसी हो जिसके आधार पर उसे स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की परियोजनाओं में भेद करना, अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प अथवा अधिक विकल्प का चुनाव करना, उनका क्रम निर्धारित करना, अधिक लाभों को कम लाभों और शीघ्र लाभों के बाद के लाभों की तुलना करना आदि के कार्य हो जाने चाहिए। पूंजी बजटन प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां प्रचलित में हैं, जिनमें इन पूंजी मूल्यांकन विधियों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है हमारा, वो है परंपरागत अथवा गैर बट्टा रोकड़ प्रवाह विधियाँ, और दूसरा भाग है हमारा आधुनिक अथवा बट्टागत रोकड़ प्रवाह विधियाँ, जिनमें परंपरागत विधियों के अंतर्गत पुनर्भुगतान अथवा अदायगी अवधि विधि, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे, यह होती है। और दूसरी विधि होती है वित्तीय विवरण अथवा औसत प्रत्याय विधि। यानी कि परंपरागत विधियों के अंतर्गत दो प्रकार की विधियां होती है। एक तो पेबैक मेथड, जिसको तुरंत अभी इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे, और दूसरी हमारी है एवरेज रिटर्न मेथड। और आधुनिक विधियों के अंतर्गत हम देखते हैं तो इसके अंदर हम तीन विधियों को जानते हैं, जिसमें है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, लाभदायकता निर्देशांक विधि, आंतरिक प्रत्याय दर विधि। ये तीन विधियां हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। परंपरागत विधि के अंदर पहली विधि है हमारी पुनर्भुगतान अथवा अदायगी अवधि विधि। पूंजी व्यय का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधियों में यह सबसे सरल तथा सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इस विधि को पे ऑफ विधि भी कहते हैं। किसी परियोजना में विनियोजित राशि जितनी अवधि में वापस प्राप्त हो जाती है, उस अवधि को पुनर्भुगतान अवधि कहते हैं। विनियोजित पूंजी से प्रति वर्ष जो आय अर्जित की जाती है अथवा जो बचत प्राप्त की जाती है, उसे रोकड़ अर्जन, रोकड़ बचत अथवा शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह कहा जाता है। शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह के आधार पर पूंजी संपत्ति में किए गए विनियोग के पुनर्भुगतान की अवधि ज्ञात की जाती है। यह परिस्थितियां दो प्रकार की हो सकती है। इसमें यदि सभी वर्षों में शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह समान रहती है, तो विनियोजित राशि में से इस रोकड़ अंतर्वाह की वार्षिक राशि का भाग देकर परियोजना के पुनर्भुगतान की अवधि ज्ञात कर ली जाती है। एक ही परियोजना की स्थिति में यदि यह अवधि प्रबंध की स्वीकार्य अवधि के बराबर अथवा उससे कम होती है, तो उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, नहीं तो अस्वीकार कर दिया जाता है। एक से अधिक वैकल्पिक परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना को इस विधि के अनुसार चुनना हो, तो उस परियोजना को चुना जाता है जिसकी पुनर्भुगतान अवधि सबसे कम हो। यहाँ पुनर्भुगतान अवधि की गणना करने में दो प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। पहली परिस्थिति हो सकती है कि संपत्ति से प्रतिवर्ष समान रोकड़ अंतर्वाह होने पर भुगतान अवधि की गणना, और दूसरी अवस्था हो सकती है कि प्रतिवर्ष असमान शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह होने पर। सूत्र क्या होगा इसका? सूत्र होगा पे बैक पीरियड बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट
बटा यूनिफॉर्म एनुअल नेट रिटर्न बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स एंड, और इसको दूसरी भाषा में कहेंगे हम नेट एनुअल कैश इनफ्लो। कैसे गणना करनी है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका सूत्र हमें याद रखना है। पेबैक पीरियड कैसे ज्ञात करते हैं? पेबैक पीरियड ज्ञात करने के लिए हमें ये सूत्र लगाना होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बटे यूनिफॉर्म एनुअल नेट रिटर्न बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस, ठीक है, या एनुअल कैश इनफ्लो, जो हमारी शुद्ध एनुअल कैश इनफ्लो हो रही है वो, या हमारा जो एनुअल नेट रिटर्न जो हमें मिल रहा है डेप्रिसिएशन से पहले पर टैक्स के बाद में, वो हमें करना है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं हम? जितना भी हमने किसी कंपनी के अंदर हमने कोई मशीन लगाने में खर्चा किया है, वो सब चीज़ें इसमें होती है शामिल। और इसमें से अगर कोई पुरानी मशीनरी प्रतिस्थापन करके हम लगा रहे हैं तो पुरानी मशीनरी बेचने पे जो हमें साल्वेज मिलता है, स्क्रैप वैल्यू मिलती है, वो हम घटा देते हैं। अगर हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड किया जाएगा, और अगर वर्किंग कैपिटल हमारी नहीं हमें चाहिए तो हम कम कर देते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। इस विधि के अंदर हम दूसरी भी बात कर लेते हैं साथ के साथ ही, कि जब असमान रोकड़ अंतर्वाह हमारा हो रहा है तो हम क्या करेंगे उस स्थिति के अंदर, जब एक जैसा हमारे पास में रिटर्न नहीं मिल रहा और हमें असमान रोकड़वा मिल रहा है, कि जैसे कभी तो हमें 10,000 का लाभ मिला और कभी 20,000 का, कभी 8,000 का ही मिला। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत हम पुनर्भुगतान अवधि की गणना करने के लिए कम्युलेटिव सेविंग्स जो है उनकी गणना करेंगे। हम पिछले वर्ष की राशि के अंदर इस वर्ष के जो लाभ है वो जोड़ दिए जाएंगे, और फिर हम जिस वर्ष के अंदर पूरे हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर प्रॉफिट्स हो जाते हैं उस ईयर को हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं क्वेश्चंस के अंदर आपको समझ में आएगा। इस विधि के गुण, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही सरल विधि है। जितनी अवधि के अंदर हमें वापस मिल गया पैसा, ठीक है, हम खुश हो जाते हैं, उसी को अपना लेते हैं, उसी को मान लेते हैं। बहुत सरल विधि है ये। दूसरा इसका गुण है रोकड़ की कमी वाली संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण। यह विधि ऐसी संस्थाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है जिनमें रोकड़ की कमी होती है तथा जो परियोजना की वित्त व्यवस्था ऋण आदि लेकर के करते हैं। ऐसी संस्थाएं लघु पुनरावधि वाली परियोजनाओं पर ही विचार करती है, क्योंकि ऋण लेकर के हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया है तो हम यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी वापस दे दिया जाए ऋण तो बेटर है। और ऐसी स्थिति में हम सबसे कम पुनर्भुगतान अवधि जो हमें प्राप्त होती है जिस प्रोजेक्ट की, हम उसी का ही सिलेक्शन कर लेते हैं। अप्रचलन का भय, ऐसे उद्योग जिनमें तकनीकी परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं, जहां अक्सर मशीनों के अप्रचलन का भय रहता है, ऐसी प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हीं को चुना जाता है जिनकी पुनर्भुगतान अवधि बहुत कम होती है, क्योंकि बार बार अगर चेंजेज हो रहे हैं, टेक्निक्स बदल रही हैं, तो ऐसे के अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। अगला है हमारा अधिक सही अनुमान। इस विधि में परियोजना के संपूर्ण जीवन पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि उसकी लागत के केवल पुनर्भुगतान की अवधि पर ही विचार किया जाता है। अतः अल्पकालीन विक्रय एवं लागत तत्वों के अनुमान सही निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि बाद में क्या होगा। जैसे 4 वर्ष के अंदर ही हमारा पैसा हमें वापस मिल गया है, लेकिन 6, 7, 8 वर्ष तक भी अगर वो मशीनरी चल रही है और उस समय भी वह लाभ दे रही है, तो हम बाद के वर्षों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें तो अल्पकालीन विक्रय और लागत तत्वों के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि पहले जो हमें मशीनरी का पूरा लागत दे रही होती है, पूरी वापसी दे रही होती है, उसी प्रोजेक्ट का हम चयन कर लेते हैं। इसलिए ये अधिक सही अनुमान प्रदान करती है। इस विधि के दोष, विनियोजित कोषों की शीघ्र वापसी को ही अधिक महत्व
इस विधि में विनियोग की लाभदायकता की अपेक्षा उसकी तरलता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बाद के वर्षों में अगर लाभ ज़्यादा है तो हम उनको ध्यान नहीं देते, हमें तो बस हमारा प्रोजेक्ट का इनिशियल वैल्यू मिलना चाहिए और हम उसका सिलेक्शन कर लेते हैं, तो बाद के वर्षों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ विनियोजित कोषों की शीघ्र वापसी को ही अधिक महत्व देते हैं। विनियोग की लागत वापसी के पश्चात आय पर ध्यान न देना। इस विधि में केवल विनियोग की लागत वापसी को ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन लागत वापसी के पश्चात अगर उसे आय अधिक मिल रही है तो हम उन तथ्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, उन पर विचार नहीं करते हैं। किसी व्यावसायिक संस्था का पूंजी परियोजनाओं में विनियोग का उद्देश्य केवल लागत वापसी ही नहीं होती है, बल्कि विनियोग से हम लाभ प्राप्त करना हमारा उद्देश्य मानते हैं। अतः किसी परियोजना की उपयुक्तता परियोजना के संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त लाभों के आधार पर ही की जानी चाहिए, क्योंकि अगर वह मशीनरी 10 वर्ष तक कार्य करती है और 4 वर्ष के अंदर हमने अपनी लागत वापसी कर ली, तो बाकी के 6 वर्षों के अंदर जो उसने कमाया है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ये हमारा माइनस पॉइंट है, हमारा दोष है ये इसके अंदर। विनियोग से प्राप्त कुल आय की व्याख्या न करना। इस विधि में विनियोग पुनर्भुगतान पर ध्यान दिया जाता है, जीवन काल की कुल आय पर ध्यान नहीं देते हैं। पूंजी लागत की उपेक्षा। यह विधि पूंजी की लागत की उपेक्षा करता है, बल्कि सुदृढ़ विनियोग का आधार ही हमारी पूंजी लागत होती है। अतः इस आधार पर लिए गए निर्णय सुदृढ़ विनियोग निर्णयों का आधार नहीं हो सकता। समय कारक पर ध्यान नहीं देती। इस विधि में आय प्राप्ति में समय कारक पर विचार ही नहीं किया जाता। विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न समय अवधियों में प्राप्त होने वाली आय को तुलनात्मक बनाने के लिए उनका वर्तमान मूल्य ज्ञात करना आवश्यक होता है, परंतु इस अवधि में ऐसा नहीं कर पाते हैं हम। अवशेष मूल्य पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इस विधि में संपत्ति के अवशेष मूल्य पर विचार नहीं किया जाता। प्रतिस्थापन के समय हम विचार करते हैं, लेकिन बीच का जो समय है जिसके अंदर हम पुनर्भुगतान अवधि के लिए प्रोजेक्ट को चयन करते हैं, उस समय हम अवशेष मूल्य पर ध्यान नहीं देते हैं। जोखिम का मापन नहीं। इस विधि में परियोजना की जोखिम पर विचार नहीं किया जाता। किसी परियोजना की पुनर्भुगतान की अवधि कम होने पर अत्यधिक जोखिमपूर्ण योजना को भी स्वीकार कर लिया जाता है, जो कि एक सही मापदंड नहीं है। प्रारंभिक वर्षों की प्रत्याय पर ही अधिक ध्यान। इस विधि में किसी परियोजना का मूल्यांकन उसके संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त होने वाली आय के आधार पर नहीं किया जाता है, केवल परियोजना के प्रारंभिक वर्षों में मिलने वाली आय के आधार पर ही प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है। यदि किसी परियोजना में प्रारंभ के वर्षों में अधिक आय मिलती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, पर यदि किसी प्रोजेक्ट में प्रारंभ के वर्षों में कम और अंतिम के वर्षों में बहुत अधिक आय मिल रही है तो भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं। पुनर्भुगतान अवधि में सुधार। अब इतने इसके दोष हो गए तो इसमें सुधार करने की बात हुई है और सुधार किए भी हैं। सुधार करने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए हैं, जिसमें है पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात की लाभदायकता की गणना। पुनर्भुगतान अवधि विधि के अंदर एक प्रमुख आलोचना यह हमने की थी कि इसमें पुनर्भुगतान अवधि के बाद परियोजना की लाभदायकता को नहीं देखा जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात परियोजना के सर्वाधिक आय प्राप्त हो उसे श्रेष्ठ विनियोग मानकर चुना जा सकता है। यानी कि पुनर्भुगतान अवधि के चयन करने के बाद में हम यह भी देखेंगे कि इस अवधि के बाद में अगर प्रोजेक्ट हमारा मशीनरी हमारी चल रही है तो वह बाद की अवधि में कितना लाभ दे रही है, कितना अधिक विनियोग से हमें फ़ायदा हो रहा है, तो उन पे भी हमें विचार करना चाहिए। और ये हमें सुधार किया है हमने इस विधि के अंदर। और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम उस क्वेश्चन के अंदर नीचे लिखेंगे भी इन चीज़ों को
कि एक्स मशीनरी से हमें पुनर्भुगतान अवधि के बाद इतना विनियोग में लाभ मिल रहा है और वाई मशीनरी में हमें इतना लाभ मिल रहा है, तो हमें कौन सी मशीनरी सिलेक्ट करनी है ये हम लिखते हैं नीचे निष्कर्ष के रूप में, सुझाव देते हैं ये हम अपने आंसर के अंदर। अगली विधि जो है वो है बेल आउट पुनर्भुगतान अवधि की गणना। पुनर्भुगतान अवधि विधि की एक आलोचना यह भी है कि इस अवधि में संपत्ति के निस्तारण यानी साल्वेज मूल्य जो हमारा है, स्क्रैप वैल्यू हमारी है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए बेल आउट पुनर्भुगतान अवधि की गणना की गई है। इस विधि में उन पूंजी निर्णयों में अधिक महत्वपूर्ण होती है जिनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम संपत्ति के जीवन काल के सभी वर्षों के लिए निस्तारण मूल्य अथवा क्षतिहीन मूल्य ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की आय अथवा बचत का संचयी रूप से योग कर लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष के संचयी योग को उस वर्ष की संपत्ति के निस्तारण मूल्य से बढ़ा देते हैं। जिस अवधि में संचयी बचत और निस्तारण मूल्य की राशि विनियोग की लागत के बराबर हो जाती है उसे ही बेल आउट पुनर्भुगतान अवधि कहते हैं। यानी कि हमारा जो एनुअल कैश फ्लो इनफ्लो हमें जो मिल रहा है और उसके अंदर हम साल्वेज वैल्यू जो है वो जोड़ते हुए जाएंगे और क्यूमुलेटिव हमें ये ज्ञात कर लेना है। और जहाँ क्यूमुलेटिव ज्ञात करते समय हम देखते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हमारा क्यूमुलेटिव टोटल हो जाता है, वहाँ हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि जिस टाइम में संचयी बचत क्यूमुलेटिव हमारा जो वैल्यू है वो और निस्तारण मूल्य की राशि विनियोग की लागत के बराबर अगर हो गई है तो उस अवधि को हम सिलेक्ट कर लेंगे और वही अवधि हमारी बेल आउट पुनर्भुगतान अवधि कहलाएगी। ठीक है, अगला है हमारा पुनर्भुगतान अवधि व्युत्क्रमों की गणना। पुनर्भुगतान अवधि विधि के अंतर्गत न तो समय तत्व पर ध्यान दिया जाता है और न ही विनियोग पर प्रत्याय दर की गणना की जाती है। यानी प्रत्याय दर कितनी मिल रही है, रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिल रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते, कितना टाइम है हमारा उस पर हम ध्यान नहीं देते। इन दोनों ही कमियों को दूर करने के लिए हम पुनर्भुगतान अवधि व्युत्क्रमों की गणना करते हैं। व्युत्क्रमों को प्रतिशत में बदलने पर यह विनियोग का समय समायोजित प्रत्याय दर को व्यक्त करता है। पे बैक व्युत्क्रम का सूत्र जो हमारा क्या है वो है हमारा पे बैक रेप्रेक्सिकल बराबर 1/पे बैक पीरियड। माना कि यदि किसी विनियोग की पुनर्भुगतान अवधि हम देखते हैं कि 4 वर्ष हैं तो हमारा व्युत्क्रम जो होगा 1/4 होगा और अगर हम इसे प्रतिशत में बदलते हैं तो ये 25% आएगा। और ऐसी स्थिति के अंदर विनियोग प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए इस अवधि का प्रयोग हम तब करेंगे जब संपत्ति के संपूर्ण जीवन काल में वार्षिक बचत एक समान हो तथा परियोजना का आर्थिक जीवन काल पुनर्भुगतान अवधि का दुगना हो। पुनर्भुगतान अवधि व्युत्क्रमों की गणना के लिए हमें यह ध्यान में रखना है कि इस विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जबकि संपत्ति के संपूर्ण जीवन काल में वार्षिक बचत एक समान हो। वार्षिक बचत एक समान हो, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और परियोजना का आर्थिक जीवन काल पुनर्भुगतान अवधि से दुगना हो। यानी कि हमारे को जो कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं वो एक समान होने चाहिए हर वर्ष में। और अगर हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट अवधि हमने 4 वर्ष का सिलेक्शन किया है लेकिन जो हमारी प्रोजेक्ट की जो इनकम है वो हमें 8 से वर्षों के बाद भी मिल रही है, यानी उसके डबल भी के बाद भी मिल रही है, तो हम पुनर्भुगतान अवधि व्युत्क्रम की गणना करेंगे, इस विधि का उपयोग करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो था इसमें आपने पुनर्भुगतान अवधि विधि के बारे में जानकारी ली है। कल इसके क्वेश्चन करेंगे हम।